जैसे अभी आपको हम 10 से 11 लाइन लिखवाएंगे और किसी भी परीक्षा में उससे एक सवाल जरूर रहेगा, मात्र 11 लाइन से। ठीक है, चलिए, और नहीं होगा तो परसों परीक्षा होने वाला, उसी में देख लीजिएगा। उसमें इसमें से एक लाइन आता है कि नहीं आता है, इसको चेक करके भी देख लीजिएगा। हमने कहा ना किसी भी परीक्षा में रहेगा। लिखिए आर्टिकल 37, 37 भी छोड़ दीजिए, थोड़ा और संख्या कम हो जाएगा। लिखिए आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नियम बनाएगा, यानी स्टेट विल मेक रूल्स फॉर स्टेट वेलफेयर। ठीक है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नियम बनाएगा। यह हमारे संविधान की अपेक्षा है किससे? हमारे सरकार से। सरकार क्या करेगी? यह एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगी। मान लीजिए सवाल पूछ दे कि वेलफेयर स्टेट की संकल्पना इनमें से किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल क्या होगा? 38। ठीक है, 3 में देखिए 3 खुला खुला है और 8 जुड़ा जुड़ा है ना। 3 और 8 लिखा एक ही जैसा जाता है, लेकिन इसमें कुछ गैप है 3 में, और 8 में क्या होता है? वो भर गया है। तो जो खाली है उसको भरना है। राज्य का मूल उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण करना। चलिए अब लिखिए 39 क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे किसी आदमी के पास कोई केस हो गया, कोई लीगल मैटर हो गया और उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? रहता है ना, तो उसे कद्दू कोहड़ा उड़ा लेता होगा ही ना। हाँ, तो उसी को निःशुल्क विधिक सहायता कहते हैं। ठीक है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केवल वही काम नहीं है, उसके लिए अलग से व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क, समान न्याय भी जोड़ दीजिए इसमें, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको कहते हैं फ्री लीगल एड, AID, फ्री लीगल एड। ठीक है, 40 लिखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये उस दिन भी हम बताए थे आपको इम्पोर्टेंट में। 40 ग्राम पंचायत। ठीक है, 41 लिखिए, ग्राम पंचायत का संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ संविधान नहीं, संगठन से मतलब है, बनाना, टू कॉन्स्टिट्यूट। अब पूछे कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमको कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, और राज्य को यह ध्यान देना चाहिए, यानी कि देश को, सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि जो काम पाने की इच्छा रखता है उसको काम मिले। जैसे मनरेगा क्या है, इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन, और अब कहीं कहीं बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है, तो 150 दिन काम उसको दिया जा रहा है। तो काम पाने की जो इच्छा है और उसमें उसका जो काम पाने का अधिकार है, इसी का जिक्र किया गया है आर्टिकल 41 में। यानी हर व्यक्ति को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, क्या है? 3 चीज़ें हैं इसमें, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल कौन सा है? 41। ये सारा LSW जिन लोगों का पेपर रहेगा ना, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा टोटल। हाँ, ये आर्टिकल है नहीं, बहुत अच्छा है, 2 बार रिलेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे 42 लिखिए, हाँ, आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, मतलब किसी भी काम में वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि अमानवीय कोई व्यवहार नहीं होगा, इनह्यूमन कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और मानवोचित मतलब ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, इनह्यूमन नहीं होगा। ठीक है ना, दशाओं का, और प्रसूति सहायता का उपबंध है, यानी काम के समय ऐसा नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ अमानवीयता नहीं होगी, और यदि किसी को प्रसूति सहायता चाहिए तो वह उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और दशाओं का और प्रसूति सहायता, यानी कि किसी को यदि कोई लेबर रिलेटेड कोई इशू है तो उसको बच्चे का जन्म में, जैसे नहीं होता कि मान ली औरतें काम करती हैं फैक्ट्रियों में, तो
तो उनको हर फैक्ट्री में ये बंद होता है कि यदि कुछ उनको इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड देन एंड देयर ओनली, वहाँ पर उसकी व्यवस्था होती है। तो यह एकदम LSW जिनका है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी यह GS का भी एक विषय है। ठीक है, आर्टिकल 42। ठीक है, मिनिमम वेजेज 43 लिखिए, मिनिमम वेजेज। हाँ, 43 में कहा गया कि राज्य कहता है, इस मतलब संविधान कहता है केंद्र सरकार से कि भैया सबको जैसा काम कर रहा है वैसा है कि न्यूनतम मजदूरी तो दोगे, तो उसके जिक्र कहाँ है 43 में, मतलब 4 रुपया नहीं तो 3 रुपया तो दोगे कम से कम, तो वही है 43 पे। ठीक है, मिनिमम वेजेज, इसको हिंदी में लिखते हैं निर्वाह मजदूरी। ठीक है ना। 44 लिखिए, एक वही यूनिफॉर्म सिविल कोड, 4 और 4 एक जैसा है ना, तो लिखिए समान नागरिक संहिता। इस अभी जल्दी ही सरकार इसको लाने वाली है। इससे क्या फ़र्क आ जाएगा, अभी है कि नहीं लागू है? तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, तुम्हारा क्या है ना कि एज कम है और ज्ञान एक लेवल पर आ गया है, तो इधर का गगरी उधर में जाता हो गगरी। अलमारी बनाओ, हम बार बार हर क्लास में बोलते हैं अलमारी नहीं के जाके काट का अलमारी बना लेना है। अपने जो कार्नेलियन ब्रेन है ना वहाँ पे अलमारी बनाओ। वही हम सब समझ रहे हैं। देखो एक शायरी है कि पथ एक वही अंतर इतना, कुछ गुजर गए कुछ गुजर रहे, रास्ता वही है, हम लोग गुजर के ही आए हैं। क्या है ना कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ, भारत में 2 तरह का कानून है, लीगल में 2 तरह का कानून है ना, जैसे एक सिविल लॉज बोलते हैं और एक को क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। सिविल मतलब दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मतलब सिविल, ज़मीन जायदाद का जो मामला होता है वो दीवानी मामला होता है, और मारपीट चोरी छिनताई का जो मामला होता है सब क्रिमिनल मामला होता है। ठीक है, तो जो क्रिमिनल मामले हैं उसमें सबके लिए नियम एक है कि यदि मान लीजिए हिंदू मर्डर करेगा तो भी उसको वही फांसी की सज़ा मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा, और यदि कोई ईसाई मर्डर करेगा तो भी उसको वही मिलेगा। लेकिन यदि कोई हिंदू शादी करेगा और अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो उसको क्या व्यवस्था मिलेगी, क्या उसको उसकी पत्नी को किस तरह से संरक्षा या सुरक्षा मिलेगी, एक मुस्लिम के केस में वह अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका सिविल लॉ, सामान्य जो दीवानी कानून, उसके जो सिविल समान नागरिक कानून है वो अलग है। ठीक है, हमारे लिए जो चीज़ें मिताक्षरा, दाय भाग, ये जो पुरानी मनुस्मृति, इन चीज़ों से हमारा सिविल लॉ डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे वो लोग हवा में सब कुछ लिख के चले गए। तो हमारी 3 किताबें हैं जिनसे हमारा सिविल लॉ प्रभावित है। वो कौन कौन सी किताब है? मिताक्षरा, दाय भाग और मनुस्मृति। और उनका क्या है, शरीयत का कानून है। ठीक है, तो उनका क्या है, उनकी 4 किताबें हैं। कौन कौन सी किताब है? कुरान, इजमा, हदीस और कयास। हमारा क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखिएगा तो सिमिलरिटी है, यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है। कौन किसको कॉपी किया, उनसे बात कीजिएगा तो बोलेंगे हम लोग उनका सब कॉपी कर लिए, और हमसे बात कीजिएगा तो हम बता देंगे कि वो लोग कॉपी कर लिए। लेकिन कॉपी करने में भी कितनी खूबसूरत समानता है, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो यदि एकता कीजिएगा तो एकता में बहुत बल है। जैसे आप कल्पना कीजिए, जब भारत और पाकिस्तान की टीम अलग अलग खेलती थी तो मेरे दिमाग में आया कि यदि एक ही देश था ये और दोनों टीम को मिला दिया जाता तो दुनिया कोई टीम था जो इसको हरा सकता है। तेंदुलकर जिसका ओपनिंग कर रहा हो और शोएब अख्तर ओपनिंग बॉलिंग कर रहा हो, उस टीम का कोई जवाब है? तो कहने का मतलब केवल क्रोध में मत देखिए इन चीज़ों को, थोड़ा एमलगमेशन के लिए भी देखिए। ठीक है, तो इसलिए जो सिविल कानून है उसी को एक करने की बात हो रही है कि यदि आरक्षण तलाक का नियम होगा तो सबके लिए एक होगा। ज़मीन में उत्तराधिकार के वजह के भारतीय हिंदू कानून में है कि बेटी को देना है नहीं देना, यह नियम व्याख्यायित नहीं है। ठीक है, तो वो कि नहीं, बेटी को देना है कि नहीं देना है, उत्तराधिकार का जो नियम है वो सब पर एक जैसा होगा। ज़मीन का बंटवारा का नियम है, जैसे कि अभी भी आप देखिएगा, यदि मान लीजिए आप 3 भाई हैं और आपकी माँ या पिताजी भगवान न करे मतलब कुछ होता है, तो उनका यदि उन्होंने सारा कुछ यदि किया हुआ बड़े भाई के नाम से तो ऑटोमेटिकली तीनों में बढ़ जाएगा। लेकिन छोटे को लिख दिया है तो बड़का को कुछ नहीं मिलेगा। दिस मीन्स कि बड़े भाई को
सिस्टम में माना गया है कि वो पिता तुल्य है और उस चीज़ को लेके चलेगा, वो सबको लेके चलेगा। इसीलिए जब बंटवारा होता है तो उसमें बड़े भाई के लिए एक विशेष अंश अधिक निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब परिवार, मान लीजिए आपका 3 भाई हैं, तो देखिएगा कि सारा रिलेटिव एक ही भाई के यहाँ आ रहा है, जा रहा है, वही सारा रिश्ता निभा रहा है। अमूमन ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अब जो आ रहा है, जा रहा है, फूफा हैं, दादी हैं, फूफा हैं, जो भी आ रहे हैं, मामा लोग हैं, तो उन सब का जो एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आ रहा है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलता था। अभी कुल्हाड़ी उठाएगा, काट देगा, नहीं काट देगा। देखिएगा अखबार हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो पता लगे रोज़ 4 आदमी का मर्डर। काहे के लिए? भाई ज़मीन के लिए, पैसा के लिए, दहेज के लिए। और एक आदमी एक रूई भर भी पैसा लेके मर गया हो, चला गया हो, उस तो ऐसा संभव। सिकंदर जब मरा तो अपने वसीयत में लिखा था कि जब हम जाएंगे तो मेरे हाथों को कॉफिन से बाहर निकाल देना और दोनों हाथ लटकने चाहिए खुला, ताकि दुनिया ये देख सके कि इतना महान और इतना शक्तिशाली राजा भी खाली हाथ गया। और मेरे जो अर्थी होगा, इसको कंधा दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ 4 डॉक्टर देंगे, अलग अलग। कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा बेस्ट, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट होगा बेस्ट, कोई दूसरे चीज़ का होगा, कोई हड्डी का होगा, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि जब वक्त आ जाएगा ना, कोई डॉक्टर कुछ वही कंधा पर लाट के पहुँचा देगा। तो ये 2 मैसेज उसने, सिकंदर ने दिया था। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कानून में तो ठीक है कि भाई जिसका सज़ा देना है बराबर है क्रिमिनल में, लेकिन सिविल में वो नहीं है और ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसका इतना विरोध होता है। नहीं हो जाएगा। जैसे हिंदू मैरिज को अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट, हिंदू मैरिजेज आर सैक्रामेंट, बट मुस्लिम मैरिजेज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लिखा जाता है बजाबते। हम चूँकि मैंने BHU से लॉ भी किया हुआ है, तो हम लोग उसमें पढ़े हैं इस चीज़ को, तो उसमें जवाब दिया। ठीक है, तो सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो सैक्रामेंट में क्या है, कंसेप्ट ही नहीं था। अभी डिवोर्स जो हो रहा है ये हिंदू मैरिज का कंसेप्ट में नहीं था। डू यू नो एनी सिंगल वर्ड विच कैन रिप्लेस डिवोर्स इन हिंदी? नहीं, हिंदी तो नहीं है ना वो। ये सिंगल वर्ड मैंने कहा, शब्द है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट है डोली चढ़ के आए कांधे पर जाएंगे। जो डोली पर आएगा वो कांधे पर जाएगा, सम्मान के साथ आएगा, सम्मान के साथ जाएगा। इस बीच में उसके जीवन में हर तरह का ये है, लेकिन वहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। वहाँ ये कंसेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है कि व्हेन यू विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू हैव पे दिस सम, उसको कहते हैं मेहर की रकम। उसमें नहीं मिलता है। इसीलिए देखिए कि जितने भी, जैसे कि अब बड़े बड़े लोग शादी करते हैं तुरंत तलाक कर ले रहे हैं, उनका मेन फोकस रहता है कि हमको कितना दिन बाद तलाक करना है। पता है कि नहीं? दुनिया के जितना अरबपति है सुनोगे तो सबका तलाक हो चुका है। तो पैसा रुपया से तो लोग अंधा है, फिर तलाक क्यों हो गया? लोग कहते हैं ना कि खूब पैसा हो जाएगा तो सब कोई मेरा बात मानेगा। तो जब बिल गेट्स की मेहरारू उसका बात नहीं मानी तो किसका बात मानेगी? कोई भी। हाँ, उसको पता है, जिस दिन शादी कर रही होती है ना उसी दिन पता होता है कि जिस दिन इससे अलग होंगे कितना रुपया लेके अलग होंगे। तो बोलेगा ऐसे तो उसको पैसा का दिक्कत तो है नहीं। बोले नहीं, ऐसे मान लीजिए वो मांगेगी 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ दीजिएगा आप, लेकिन उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि 2000 करोड़ निकाल के किसी को दे दे। और यदि वो अपने आप को अलग कर लेती है तो उसको एकदम लीगली आपको 5200 करोड़ देना पड़ जाएगा। तो इसलिए कमाइए कितना भी, पत्नी की नज़र में थोड़ा कमजोर ही बने रही। ठीक है ना? नहीं बताएगा। तो सिविल इसी को कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला 2-4 और लिख लीजिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, और 45 में है वही 6 साल से कम बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 4-5 दोनों 6 साल से कम है, याद रहेगा। चलिए 46 लिखिए। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी SC ST और जो डिप्राइव्ड क्लासेज हैं उनकी शिक्षा और अर्थ यानी कुछ इकोनॉमी संबंधी वृद्धि हो, यानी कि उनके शिक्षा में और उनके आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो, ऐसा मनोकामना है किसका? संविधान का। किससे? सरकार से। ठीक है। शिक्षा और आय में वृद्धि। हाँ, मतलब आय
अर्थ था, अर्थ मतलब आय से अधिक, फाइनेंस का ही है उसको। 47 है पोषाहार स्तर, ये LSW का भी टॉपिक है ये, पोषाहार स्तर यानी न्यूट्रिशन। हाँ 47 में है न्यूट्रिशन और जीवन स्तर को ऊंचा करने। 3 चीज़ें हैं 47 में, एक है पोषाहार स्तर, एक है जीवन स्तर और तीसरा है लोक स्वास्थ्य सुधार। यानी राज्य से यह उम्मीद की जाती है कि वह पोषाहार दे, जीवन के स्तर को संवार दे और लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करे। तो जो आपके नियम बनते हैं जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील, पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पोषाहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि पूछ दे कि भाई हमारा आयुष्मान भारत जो है किस भावना से प्रेरित है, तो इसी भावना से प्रेरित है। जो 10 करोड़ परिवारों को जो लोक स्वास्थ्य का दिया जा रहा है बीमा वाला, वह इसी भावना से प्रेरित है। अब क्या करेगा, इसको और टफ बनाना होगा तो इसके साथ साथ वो पहला वाला भी डाल देगा कि मान लीजिए सरकार का ये हमने 38 में लिखा था ना कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था, तो लोक कल्याण का भावना भी इसमें है। तो दोनों ए और बी बोथ आर राइट और हेंस ई इज फाइनल आंसर। तो आपको इतना, इसको 10 ही लाइन है लेकिन समझ लेना इतना बढ़िया से जोड़ जाड़ के कि किसी भी स्थिति में यह फेल ना करे, तब आपका आंसर होगा। नहीं तो ये बोलिएगा कि सर बताया था डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट क्योंकि क्या है कि 6 लाख लोगों में से 10,000 को चुनना है, तो डायरेक्ट नहीं ना पूछेगा। जिसका दिमाग क्लियर होगा उसके लिए एकदम आराम से आप 110 पार कर जाइएगा। चलिए 2-3 और लिख लीजिए। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में, कृषि और पशुपालन का संगठन यानी कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान कर दीजिए। वैसे ही 48A में लिख दीजिए क। जैसे पशुपालन तो था ही, तो उसी में वन्य जीवों की रक्षा का भी भाव आ गया। ठीक है, क में, हाँ वन्य जीवों की रक्षा। तो वन्य जीवों की जब रक्षा कीजिएगा, जंगल रहेगा तब ना, तो उसमें पर्यावरण भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लिख दीजिए पर्यावरण भी, हाँ इसी के अंतर्गत आता है। नहीं, रामसर के लिए अलग से इसके बाद वाला आर्टिकल है 49 है, रामसर के लिए 49 है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, पशुपालन और वन्य जीवों का संरक्षण, यह है 48 में। जैसे ये कभी पुल बना है जो जंगल के ऊपर से बना है, ये NH पे बना है जो दिल्ली से, जिसमें उसको एलिवेट कर दिया गया उसको बचाने के लिए, तो यह इसी भावना के तहत है। चलिए 49 लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 3 चीज़ है। किसका किसका संरक्षण है? स्मारक का, प्लेसेस का, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड गुड्स, वस्तुओं का कंजर्वेशन। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये हो गया 49 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मेरे ख्याल से जो ASI इसके अंदर, हाँ ASI पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। 50 में लिखिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। हम सवाल भी आप लोगों से पूछे थे, 2 बार पूछ चुके हैं सवाल। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड, किससे? जुडिशियरी का किससे है? एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से, लेजिस्लेटिव से, विधायिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मैंने राज्य से यह उम्मीद की जाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय यानी पंचशील का सिद्धांत, विदेश नीति, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, UN के तहत जो भारत जाता है, अलग अलग देशों से जो ये करता है, जो गुड्स हैं उनसे जो मिलता है, अपना सदस्य बनता है। हाँ, जैसे पीस कीपिंग फोर्स में पूछ देगा कि यूगोस्लाविया में शांति सेना भेजा भारत ने, या अफगानिस्तान में जो भेजा वो किस DPSP से प्रेरित है? तो 51 से। अंतर्राष्ट्रीय शांति में देश सहयोग करे और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में देश सहयोग करे। राष्ट्र की शांति को बनाए रखने के लिए जो हर संभव उपाय है वह राज्य करे, यह 51 से माना जाता है। संविधान का प्रवचन है, हाँ, राज्य के लिए। अब राज्य माने या ना माने, तो इसको एक बार देख लीजिए तो 5 मिनट, जो 8-10 लाइन बताए हैं।
36 डीपीएसपी की परिभाषा है तो उसको कोई मतलब नहीं है। डीपीएसपी का परिभाषा पूछे तो 36 है, वो भी लिख लीजिए, मन कर रहा था। डीपीएसपी का परिभाषा है और 37 जो है उसको लागू करने का तरीका है। ठीक है, 38 से टोटल लिखवा ही दिए हैं, बीच में एक छोड़े हैं शायद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, इससे एक सवाल रहता ही रहता है। लेकिन इसका इम्प्लाइड आजकल क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं, इम्प्लाइड एप्लीकेशन होता है, तो इसलिए उसको अप्लाइड भी देख लीजिएगा। एक वहाँ पर भी आएगा, एक शिक्षा का प्रावधान 45 में है 6 से पहले, लेकिन मैट्रिक वाला है ना, हाँ तो हाँ तो वहाँ पर आएगा। और 41 में आ जाएगा शिक्षा का अधिकार में, वैसे ये चूँकि मूल अधिकार में डाल दिया गया है। अब शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है, और नीति निषेध तत्व का कितना बड़ा महत्व है कि गैर मतलब अभी हम आप अलग से जब इसका बताएंगे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, तो अभी माँ बाप को यदि सेवा नहीं कीजिएगा तो माँ बाप को अधिकार है कि आपको घर से निकाल सके। सुधरा तो रहते, देखिए क्या है कि 2 पीढ़ियों का बात है। अब कई बार मन में बात हो और एक्शन में ना दिखे तो भी लोग गलत समझ लेते हैं, नहीं, कई बार आप सोचते अच्छा ही हैं, अगला आपको बुरा समझने लगता है, तो और ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है। चलिए हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से पूछते हैं। आप अपना देख के बताइएगा, इसके बाद बिना देखे बताइएगा। अभी देख के बताइए। जैसे यदि किसी को फ्री लीगल एड लेना हो, निःशुल्क विधिक सहायता, तो किस आर्टिकल के तहत? ए। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि मान लीजिए जो पुरातत्व सर्वेक्षण है भारत का, हाँ, तो उसका यदि कोई प्रावधान है तो कहाँ पर है? ठीक है, यदि जैसे साहिल, मोर, ये सब तरह का वन्य जीव को आप मार देते हैं तो आपको सज़ा होती है, तो यह डीपीएसपी में कहाँ उसको बचाने की बात है? 48 में या 48A में? ए में। 48 में क्या है? जनरल कृषि, जनरल पशुपालन, और यहाँ है वन और पर्यावरण, वन्य जीव और पर्यावरण, क्योंकि वन्य जीव जब पर्यावरण बचाइएगा तभी रहेगा। अब इसके लिए समय पे सरकार लाती है अधिनियम, जैसे 1972 में लाई थी। 1972 में आया कि किन किन जीवों को आप मारिएगा तो जेल चल जाइएगा। ठीक है, एक बार हम लोग वहाँ पे सोनपुर में हम लोग रहते थे, हमारे घर के पीछे एक गड्ढा था, उसमें आके एक साहिल गिर गया। साहिल जिसके ऊपर इतना बड़ा कांटा होता और पूरा गोल टाइप का, साहिल नॉर्मली दिखता नहीं हो, लेकिन जब उसको सब लोग मारने का प्रयास करते तो हम वहीं पर थे, तो हम बोले कि अरे ये वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत ये संरक्षित है, इसको मारने का कोई फोटो शोटो खींच के भेज देगा ना तो चल जाएगा बेटा। हाँ, फिर भी इतना दिन मान लीजिए, उतना छोटा सा मैटर पे मान लीजिए एक जानवर को मार दीजिए, गाय गरु को लोग कितना मार के फेंक रहे, इतना संरक्षित में नहीं है। इसलिए जिस दिन वो नियम बन जाएगा तो आप कर लीजिएगा क्या, तो संरक्षित में है। चलिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा? 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग 50-50। ठीक है, ग्राम पंचायत याद कीजिए 40, तो 40 ग्राम पंचायत और 50 अलग अलग, याद हो गया? ये दोनों याद हो गया कि नहीं हो गया? अब 45 खोज के बताइए। 45 का एक सूत्र बताए थे, 45 में 6 साल से ऊपर का बच्चा का है 6 और 4-5 उससे छोटा है, तो लगातार आ जा रहा है। तो 40 हो गया आपको ग्राम पंचायत, 50 हो गया अलग अलग और 45 हो गया शिशु। तो 3 आपको इसमें एक वर्ग बन गया ना, 3 आपको मान लीजिए आपको रहेगा नहीं, इस दोनों के बीच का है या इसके बाद का है, यही ना। तो 40, 45 और 50। चलिए, अब इसमें महत्वपूर्ण के हिसाब से हम विधिक सहायता पूछे थे आपसे, तो उसको एक बार फिर से देखिए। तो 40 के पहले का है या बाद का, हम ये पूछ रहे हैं। विधिक सहायता 40 के पहले का है बाद का है? कौन सा है? तो 40 से सटा हुआ एक तो याद कर लीजिए, हो गया ना। 48 का दोनों आपको याद है ही। 48 में क्या था? ठीक, नॉर्मल कृषि पशुपालन और वन्य जीव और पर्यावरण, तो 48 भी याद है। 49 ऐसा ही, तो 50 याद है ही, 49 याद है ही, 48 याद है ही, 45 याद है ही, और 40 याद है ही, और 39 याद है ही। क्या दिक्कत है 39 में? पहला हम कौन सा बताए थे? 36-37 तो बताए नहीं थे, पहला 38 बताए थे, राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा।
तो 38 याद कर लीजिए। क्या करेगा? राज्य का एक मतलब दायित्व होगा कि वह लोक कल्याणकारी का करे। तो किसी के साथ 38 क्यों बताया? इसको छोड़ सकते थे, लेकिन करेगा क्या कि 38 दे देगा किसी के साथ, और आप जो जानते हैं उस पर तो आप फोकस कर लीजिएगा और 38 को छोड़ दीजिएगा, नहीं समझे? तो इसीलिए 38 को याद रखिए, 38 को। चलिए, निःशुल्क ग्राम पंचायत हो ही गया। शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो है प्रसूति सहायता का उपबंध किस में है? ठीक है, गुड। 143 क छोड़ दिए थे, वो इसलिए कि LSW का मैटर है, आगे देख लीजिएगा। उद्योग संबंधी प्रावधान उसी में है, 43 क में। कितना में सर? 43 क। हाँ, तो वो तो गया सर, सामान्य वेरिएशन 43 में है। हाँ, और उसी के हाँ, उद्योगों के प्रबंध में, मतलब कि उसमें नियम जानते हैं क्या है? 43 का में बताया है कि जो किसी भी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होगा ना, उसमें वहाँ का वर्कर भाग लेगा। ऐसा तो ट्रेड यूनियन का भी कंसेप्ट यदि पूछ दे तो यहीं से आया है, नहीं हो जाएगा? प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43A। 44 याद है ही, कोई दिक्कत है? 44 तो एकदम सूत्र भी है, 4 और 4 समान होता है, समान आचार संहिता। 45 बता ही दिए। 46 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पोषाहार, फॉर न्यूट्रिशन, पोषाहार, आयुष्मान भारत सब इसी में है, ठीक है ना। पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य, इसमें 3 चीज़ बताते हैं, जीवन का स्तर, एक पोषण का स्तर, और था ना, और लोक स्वास्थ्य सुधार। तो जो रैंकिंग सुधरेगा, यदि मान लीजिए पूछ दे कि भारत, मतलब सवाल को और अच्छा बनाए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें सुधार के लिए राज्य को किस नीति तत्व पे काम करना चाहिए, तभी ना जाके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो विदेशी कंपनियां निकाल रही हैं बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 5-1-51 क्या है? हाँ, तो उसको पूछेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, डायरेक्ट नहीं पूछ के यदि कहे कि जैसे भारत पीस कीपिंग मिशन में अपने सेनाएं भेजता है, किस नीति तत्व के तहत? भारत जो संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भाग लेता है, किसके तहत? जो संयुक्त अभ्यास होते हैं सेनाओं के, वो क्या युद्ध के लिए होते हैं? नहीं, शांति के लिए होते हैं, तो इसके तहत ही होता है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही।